एक बार फिर से अतीक अहमद को सपा से बाहर कर दिया गया और तब से न तो कभी अतीक अहमद की सपा में वापसी हुई और न ही अतीक अहमद कभी जेल से वापस आ सका, क्योंकि सन 2017 के बाद से लगातार अतीक अहमद जेल में ही बंद था। क्या है अतीक हत्याकांड और हत्याकांड इतना भारत में क्यों चर्चित है और इस टॉपिक की ही हर एक बात वायरल क्यों है सोशल मीडिया पे दोस्तों, इसके बारे में हमें बहुत गहराई से समझना होगा। और अतीक अहमद की बायोग्राफी क्या है, वो कहाँ जन्म लिए थे, उनके पिता कौन थे और वो किस तरीके से गैंगस्टर की दुनिया में आए, अपने आप को डॉन बनाए और एक गैंगवार बहुत बड़े डॉन बने दोस्तों। उनकी पूरी बायोग्राफी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी लाइफ स्टाइल हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं सुभान चौधरी स्वागत करता हूं आप लोग की इस नवी वीडियो में। हाँ गाइस, हम लोग अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बायोग्राफी पे वॉच करेंगे और इनको ट्यूटोरियल करे है RH नेटवर्क चैनल ने। सारा इस वीडियो का क्रेडिट RH नेटवर्क चैनल को जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ही पूरा ट्यूटोरियल किए हैं और इनकी बायोग्राफी पे वीडियो बनाए दोस्तों। तो इसे हम वॉच करेंगे, रिएक्ट करेंगे और अपनी ओपिनियन बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद हत्याकांड का सारा सिलसिला क्या है, इन्होंने कहां से उठे थे, कहां से स्टार्टिंग किए थे और किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई थी और ये यूपी में अपना दबदबा और अपनी एक दहशत कैसे फैलाए थे दोस्तों और कैसे इतने बड़े बाहुबली हुए थे और अच्छों के लिए अच्छे कैसे थे और गरीबों के लिए मसीहा कैसे थे और बुरों के लिए बुरे कैसे बने दोस्तों। तो ये सारी बातों पे हम वॉच करेंगे और रिएक्ट करेंगे दोस्तों। तो पहले वीडियो को वॉच कर लेते हैं। आप लोग अपने भाई को सपोर्ट इसी तरीके से करते रहो और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो पहले वॉच कर लेते हैं, उसके बाद टॉक भी कर लेंगे। तो पहले वीडियो वॉच करते हैं दोस्तों। ये कहानी है सन 1962 की कि जब 10 अगस्त के दिन इलाहाबाद के एक छोटे से इलाके में रहने वाले एक इंसान के जिनका नाम हाजी फिरोज अहमद हुआ करता था, उनके घर पर एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम फिरोज अहमद ने अतीक अहमद रखा। फिरोज अहमद अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उस दौर में इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाया करते थे और यही काम उनका पुश्तैनी काम भी हुआ करता था, यानी उनके खानदान में पहले से भी लोग यही काम करते आए थे। मगर हाँ, फिरोज अहमद माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर थे। माली तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद भी उनकी पर्सनैलिटी यानी कि उनका जिस्म और इसके अलावा उनकी आवाज़ और उनका जो रहने का तरीका था वो काफ़ी धाकड़ माना जाता था और शायद यही वजह थी कि आसपास के लोग उनको फिरोज अहमद की बजाय पहलवान के नाम से जाना करते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि खुद उनका बेटा यानी कि अतीक अहमद भी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भी अपने वालिद को वालिद, फादर, पिता, अब्बा, अब्बू इस तरह के वर्ड से संबोधित न करते हुए पहलवान ही कहा करता था। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिरोज अहमद पर्सनैलिटी से भले ही पहलवान थे मगर फाइनेंशियली यानी माली तौर पर तो काफ़ी कमज़ोर थे। दूसरी तरफ अतीक अहमद बड़ा होते ही जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। जाहिर है अतीक अहमद को तांगे और घोड़े वाले अपने पुश्तैनी काम में कोई इंटरेस्ट था नहीं, पढ़ाई में भी इस बंदे ने शुरू से कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं थी। तो अब सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद के सामने पैसा कमाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, जो रास्ता न सिर्फ काफ़ी शॉर्टकट था बल्कि देखने में अतीक अहमद को सबसे आसान भी मालूम होता था, और ये रास्ता था क्राइम का रास्ता। और वैसे भी उस दौर में उस इलाके का कुछ माहौल भी ऐसा था कि ज़्यादातर नौजवान लड़के या तो पढ़ लिख कर छात्र नेता बनना चाहते थे और छात्र नेता बनकर ऊपर की पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, या फिर जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे वो क्राइम की दुनिया में इंडल्ज हो जाते थे और या तो डॉन बनना चाहते थे या बाहुबली बनना चाहते थे या फिर इसी तरह के ही कोई और बड़े क्रिमिनल बनना चाहते थे। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स की माने तो अतीक अहमद ने क्राइम की दुनिया में एंट्री छोटी छोटी चोरियों से की थी और ये चोरियां थीं ट्रेन के कोयलों की चोरियां। दरअसल ट्रेन के कोयलों को चुराकर अतीक अहमद बड़ा पैसा बनाया करता था, मगर धीरे धीरे फिर वसूली, रंगदारी और इस तरह के बहुत सारे क्राइम में अतीक अहमद इन्वॉल्व होने लगा और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही पहली बार अतीक अहमद का नाम एक मर्डर केस में भी आ गया था। मगर परेशानी की बात ये थी कि जैसे जैसे अतीक अहमद अपने कारनामों की वजह से पूरे इलाहाबाद में मशहूर हो रहा था और जैसे जैसे वो ताकतवर हो रहा था वैसे वैसे इलाहाबाद में ही रहने वाले एक इंसान की दिल की धड़कनें और उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थीं और वो इंसान था चांद मियां। हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान कि जो 80 के दशक में इलाहाबाद के साथ साथ आसपास के सारे ही इलाकों में सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। ये गैंगस्टर होने के साथ साथ एक बड़ा बॉम्बाज भी माना जाता था। वो इसलिए क्योंकि उस दौर में बॉम्ब बनाने की कला जो इसके पास मौजूद थी वो शायद किसी और के पास नहीं थी। उस दौर में पूरे ही इलाहाबाद के इलाके में चांद मियां की तूती बोला करती थी।
आम इंसान तो आम इंसान रहे, पुलिस प्रशासन भी उसके आतंक से घबराया करता था। ऐसा माना जाता था कि पुलिस कभी उसके इलाके में और उसकी गलियों में जाती ही नहीं थी, क्योंकि जब कभी भी पुलिस के लोग भी उसके इलाके या उसकी गलियों में चले जाते थे तो उसके आदमी पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा करते थे और उनको बिना पीटे नहीं भेजा करते थे। यही वजह थी कि पुलिस भी चांद मियां से काफी परेशान हो चुकी थी। मगर दोस्तों अब हालात बदल चुके थे, वक्त बदल चुका था और चांद मियां का कंपटीशन भी बढ़ चुका था। चांद मियां अब वहां पर अकेला नहीं था, बल्कि इलाहाबाद के एक छोटे से इलाके यानी चकिया में पैदा होने वाला 20 साल का लड़का अतीक अहमद भी उसके सामने खड़ा हो चुका था और चांद मियां के बाहुबल को खुली चुनौती दे रहा था और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुझसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। मगर जाहिर है दोस्तों, एक म्यान में कभी दो तलवारें तो रह नहीं सकती हैं, इसीलिए अब अतीक अहमद और चांद मियां के बीच बड़ा बनने की जंग शुरू हो चुकी थी। कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि दरअसल अतीक अहमद के लिए इतनी कम उम्र में ही इतने बड़े और ताकतवर इंसान से भिड़ जाना इसलिए भी मुमकिन हो पाया था क्योंकि जानबूझकर कुछ खाकी लोग और कुछ सफेद पोशाक वाले लोग अतीक अहमद को शय दे रहे थे, यानी अंदरूनी तौर पर सपोर्ट कर रहे थे और ये चाहते थे कि किसी भी तरह से उस चांद मियां से आसानी के साथ निपट लिया जाए कि जो बहुत दिनों से यहाँ पर आतंक फैला रहा है। मगर उन लोगों को उस दौर में इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं था कि चांद मियां नाम के गैंगस्टर को खत्म करने के लिए जिस इंसान का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो आने वाले दौर में सिर्फ इलाहाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे यूपी का ही सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा और उन लोगों के लिए ही सरदर्द साबित होगा। फिलहाल दौर आया 1989 का कि जब अतीक अहमद ने पॉलिटिक्स की दुनिया में भी एंट्री करने का फैसला किया। मगर वर्थ नोटिसिंग बात ये थी कि जिस सीट से अतीक अहमद ने चुनाव लड़ने का दावा ठोका था उसी जगह से ही चांद मियां ने भी पर्चा भर दिया। अतीक अहमद ने मना किया लेकिन चांद मियां भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फाइनली जब चुनाव के नतीजे आए उसमें अतीक अहमद को लोगों का भरपूर प्यार मिला और अतीक अहमद ने चांद मियां को जबरदस्त तरीके से हराया। मगर दोस्तों, चुनाव में भले ही हार जीत हो गई हो लेकिन वो दुश्मनी के जो ऑलरेडी चांद मियां और अतीक के बीच चल रही थी उसकी चिंगारियां और उसकी लपटें अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी थीं। नतीजा ये हुआ कि चुनाव के कुछ महीनों के बाद ही अतीक के लोगों ने खुलेआम चांद मियां जैसे बड़े गैंगस्टर को कत्ल कर दिया और ये चांद मियां जैसे बड़े गैंगस्टर और ताकतवर इंसान का कत्ल ही अतीक अहमद की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यहीं से ही अतीक अहमद न सिर्फ अपने पूरे इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया था बल्कि यूपी में भी उसकी गिनती सबसे बड़े बाहुबली नेताओं में होने लगी थी। एक ऐसा नेता और एक ऐसा गैंगस्टर कि जिससे कोई भी किसी भी तरह से टकराना नहीं चाहता था। 1989 के बाद 1991 में फिर से चुनाव हुए और अतीक अहमद ने लोगों को हैरान करते हुए फिर से जीत हासिल की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ही चुनावों में अतीक अहमद आजादी के साथ यानी कि इंडिपेंडेंट उतरा था, किसी भी पार्टी से उसने हाथ नहीं मिलाया था। मगर 1996 आते आते पॉलिटिक्स में भी अतीक अहमद की बढ़ती हुई ताकत और उसका बढ़ता हुआ असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। इसीलिए 1996 में सपा ने अतीक अहमद से हाथ मिला लिया। इस बार अतीक अहमद को सपा की तरफ से टिकट मिला और इस 1996 के इलेक्शन में भी अतीक अहमद ने सपा के टिकट से जीत हासिल की। इसी साल अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन नाम की एक औरत से शादी भी की जिनसे अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे पॉलिटिकल हालात बदला करते थे वैसे वैसे अतीक अहमद की पार्टियां भी बदल जाती थीं, कभी सपा में तो कभी अपना दल में, कभी अपना दल से फिर सपा में तो कभी आज़ादी के साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना। मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अतीक अहमद चुनाव जैसे भी लड़े हर चुनाव में जीत ही जाता था। इतना ही नहीं, जैसे जैसे सपा पार्टी में भी अतीक अहमद का कद बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे अतीक अहमद की मुलायम सिंह यादव से नजदीकियां बढ़ना भी शुरू हो गईं और इन बढ़ती हुई नजदीकियों का ही नतीजा था कि फाइनली सन 2004 में अतीक अहमद का वो पुराना ख्वाब भी पूरा हो गया कि जो अतीक अहमद एक लंबे वक्त से देख रहा था, क्योंकि सपा पार्टी ने 2004 में फूलपुर सिटी से एमपी के लिए अतीक अहमद को ही उतार दिया। हमेशा की तरह इस बार भी अतीक अहमद ने भारी जीत हासिल की और इस तरह से कई बार का एमएलए रहा अतीक अहमद अब पहली बार एमपी भी बन चुका था, यानी कि विधानसभा से अतीक अहमद की सीट लोकसभा पहुंच चुकी थी। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि जब अतीक अहमद का क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना ज्यादा बड़ा था और खतरनाक था और अतीक अहमद इतना बड़ा गैंगस्टर था तो आखिर आम लोग उसको वोट क्यों दे दिया करते थे। आखिर क्या वजह थी कि हर बार वो इंसान जीत जाया करता था। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी किसी फिल्म में किसी गैंगस्टर को दिखाया जाता है या किसी बाहुबली इंसान को दिखाया जाता है तो उसकी गरीब और कमजोर लोगों में इमेज बहुत अच्छी दिखाई
दिखाई जाती है, क्योंकि रियल जिंदगी में भी हिस्टोरिकली ये चीज महसूस की गई है कि जितने भी गैंगस्टर रहे हैं, जितने भी बाहुबली या इस तरह के बड़े बड़े ताकतवर लोग रहे हैं, वो लोग गरीब और कमजोर लोगों के या तो हमदर्द होते हैं या फिर हमदर्द बनने की एक्टिंग करते हैं। और बिल्कुल यही मामला अतीक अहमद के साथ था। अतीक अहमद का भले ही बहुत खतरनाक और बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, मगर उसके बावजूद भी वहाँ के जो गरीब और कमजोर लोग थे उनमें अतीक अहमद की छवि बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। इवन अतीक अहमद और उसके भाई का मर्डर हो जाने के बाद भी अगर आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे होंगे कि जो मीडिया वालों की तरफ से उसके इलाके में जाकर आम लोगों के लिए गए हैं, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जहां 50% लोग अतीक अहमद के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको जालिम बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 50% तबका ऐसा भी है कि जो उसको सपोर्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि वो तो हमारा मसीहा था, हमारी मदद किया करता था फाइनेंशियली, इवन हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का और मेडिकल का खर्चा दिया करता था। कभी हॉस्पिटल्स में हमारे मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता था तो एक फोन में ही न सिर्फ एडमिट किया जाता था बल्कि पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो दोस्तों यही वो तबका था कि जो अतीक अहमद का एक बड़ा वोट बैंक था। इसके अलावा इलाके के बहुत सारे अमीर और ताकतवर लोगों का वोट अतीक अहमद के डर की वजह से भी मिल जाया करता था। बाकी बची कुची कसर वो पार्टी का नाम पूरा कर दिया करता था कि जिस पार्टी से अतीक अहमद चुनाव में उतरा करता था। मगर दोस्तों जहां एक तरफ सन 2004 में अतीक अहमद ने एमपी बनकर अपनी राजनीतिक जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई को छुआ था, तो वहीं इसी साल ही अतीक अहमद ने एक ऐसा कांड भी कर दिया था कि जिसकी वजह से अतीक अहमद के वो पर ही कट गए थे कि जिन परों से लगातार वो अपनी जिंदगी में ऊपर को उड़ता जा रहा था। न सिर्फ पर कटे बल्कि उसके बाद लगातार अतीक अहमद ऊपर की बजाय नीचे ही आता चला गया। दरअसल हुआ ये था कि सन 2004 में जब अतीक अहमद एमपी यानी कि लोकसभा सांसद बन गया था, तो जिस सीट से वो एमएलए हुआ करता था वो सीट खाली हो गई थी। इलाहाबाद पश्चिम की ये जो सीट खाली हुई थी, इस जगह पर दोबारा चुनाव हुए और चुनाव में जहां एक तरफ सपा की तरफ से अतीक अहमद ने अपने छोटे भाई अशरफ को उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती की पार्टी यानी बीएसपी ने राजूपाल को उतारा। इस इलेक्शन में बीएसपी के राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को 4000 वोटों से हराया। मगर दोस्तों अतीक अहमद के लिए ये हार सिर्फ इलेक्शन की हार नहीं थी, बल्कि वजह यह थी कि राजूपाल तो खुद गैंगस्टर हुआ करता था। उसके ऊपर उस वक्त 25 मुकदमे दर्ज थे और ये वही राजूपाल था कि जो किसी दौर में अतीक अहमद के साथ हुआ करता था और अतीक अहमद का राइट हैंड माना जाता था, यानी उसी के इशारों पर काम किया करता था। तो इसीलिए अब अतीक अहमद को लगता था कि राजूपाल ने मेरे भाई को सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं हराया है, बल्कि उसने तो मेरे पूरे बाहुबल को ही चुनौती दी है और मुझसे आगे निकलने की कोशिश की है। बस इसी वजह से दुश्मनी शुरू हुई और सिर्फ इलेक्शन जीतने के 2 महीने के बाद ही अतीक अहमद के लोगों ने बड़ी बेदर्दी के साथ राजूपाल का कत्ल कर दिया। ये कत्ल भी कोई आम कत्ल नहीं था, बल्कि ऐसा कत्ल था कि जिसने उस दौर में पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया था। 25 जनवरी सन 2005 के दिन जब राजूपाल अपने पूरे काफिले के साथ जा रहा था, तभी अतीक अहमद के शूटर्स ने अचानक से राजूपाल के पूरे काफिले पर हमला किया। इस हमले में राजूपाल के कई गोलियां लग चुकी थी, मगर फिर राजूपाल के समर्थकों ने टेम्पो के जरिए से राजूपाल को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अतीक अहमद के जो शूटर्स थे उनको ये महसूस हुआ कि शायद राजूपाल अभी भी जिंदा है। उन्होंने उस टेम्पो का पीछा किया और टेम्पो को बार बार घेर कर उसके ऊपर फायरिंग करते रहे। रास्ता भर उस टेम्पो के ऊपर इतनी फायरिंग की गई थी कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते राजूपाल के ऑलरेडी 19 गोलियां लग चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स ने भी उसकी बॉडी को मरा हुआ घोषित कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस हत्या से सिर्फ 9 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी और 9 दिन के बाद ही उसकी बीवी के जिसका नाम पूजा पाल था वो दरअसल विधवा हो चुकी थी। इस चीज का मायावती की बसपा ने भरपूर फायदा उठाया और बसपा के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और धरना प्रदर्शन देने लगे। इतना ही नहीं, सन 2005 में ही यानी कुछ वक्त के बाद ही जब उस सीट पर दोबारा उपचुनाव करवाए गए तो मायावती की बसपा ने पूजा पाल को ही अपनी तरफ से उतार दिया। दूसरी तरफ सपा ने भी ये देखते हुए एक बार फिर से अशरफ को ही मैदान में उतारा। राजूपाल की बीवी पूजा पाल के जिसके हाथों की अभी मेहंदी भी पूरी तरीके से नहीं उतर पाई थी, उसने उसी मेहंदी को लोगों में जा जाकर दिखाया और लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी पूजा पाल को लोगों का समर्थन न मिल सका और आखिरकार इस इलेक्शन में जीत हुई अतीक अहमद के भाई अशरफ की। ये जीत भले ही हासिल कर ली गई थी, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं था कि अब अतीक अहमद का जो पॉलिटिकल करियर था वो दरअसल ढलने लगा था और बची कुची कसर पूरी हो गई सन 2007 में। सन 2007 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि जिसने अतीक अहमद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। दरअसल दोस्तों यही वो साल था कि जिस साल इलाहाबाद में वो मदरसा कांड हुआ था कि जिसने अतीक अहमद की छवि को आम गरीब और उन कमजोर लोगों में भी बदल कर रख दिया था कि जो किसी दौर तक अतीक अहमद को अपना हमदर्द समझा करते थे।
ये कहानी है इलाहाबाद के महमूदाबाद के इलाके में मौजूद एक ऐसे मदरसे की कि जिसको मदरसा जामियातुस सालिहातुल इस्लामिया के नाम से जाना जाता था। ये दरअसल लड़कियों का ही मदरसा था, जहाँ पर आसपास की ज्यादातर न सिर्फ गरीब लड़कियाँ पढ़ा करती थीं, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ सारी हॉस्टल फैसिलिटीज भी मौजूद थीं, इसीलिए वहाँ पर रहा भी करती थीं। मगर फिर 17 जनवरी सन 2007 की देर रात अचानक से उस मदरसे के दरवाजे पर कुछ लोगों ने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया कौन, तो धमकी भरे अंदाज में फौरन गेट खोलने का ऑर्डर दिया गया। गेट खोला गया तो देखा गया 3 बंदूकधारी लोग सामने खड़े थे। वो लोग बंदूक के दम पर अंदर एंटर हुए और एक हॉल में सो रही लड़कियों में से 2 लड़कियों को उठा कर ले गए। बाहर जाकर उन तीनों के साथ 2 लोग और भी शामिल हो गए और इस तरह से वो 5 लोग उन दोनों लड़कियों को किसी अनजान जगह पर ले गए, जहां पर उन लड़कियों की इज्जत लूटी गई और उसके बाद सुबह होते ही उनको लोलुहान हालत में वहीं पर छोड़ दिया गया। अगले दिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी फैली वैसे वैसे ये खबर भी पूरे इलाहाबाद के साथ अब पूरे यूपी में फैल चुकी थी। पूरे यूपी का ही माहौल गरमाने लगा था। खास तौर से इलाहाबाद की सड़कें जाम हो चुकी थीं। इलाहाबाद के लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, मगर दूसरी तरफ पुलिस भी सिर्फ और सिर्फ बेबस नजर आ रही थी और उसकी क्लियर वजह ये थी कि जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया था वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के बहुत करीबी लोग थे। इसीलिए पुलिस उन लोगों के दबाव में कुछ कर नहीं पा रही थी। शुरू में तो पुलिस प्रशासन ने सिर्फ छेड़खानी का ही मुकदमा दर्ज किया था, मगर बाद में जब ये महसूस हुआ कि अब हालात बहुत ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं तो मजबूरी में पुलिस को ये दिखाना पड़ा कि हम लोग बड़ी तेजी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन लोगों ने बलात्कार के साथ साथ बहुत सारी संगीन धाराओं के साथ मुकदमे दर्ज किए और मुकदमे दर्ज करने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जिन 5 लोगों को जल्दबाजी में पुलिस की तरफ से माहौल ठंडा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, उनमें से कोई तो दर्जी था, कोई रिक्शा चलाता था, तो कोई इसी तरह के ही किसी दूसरे पेशे से जुड़ा हुआ था। पूरा इलाहाबाद जानता था कि 5 पकड़े गए लोग बेगुनाह और मजलूम हैं, इसीलिए कुछ वक्त के बाद ही पुलिस की तरफ से उनको छोड़ भी दिया गया था। आज़ाद होने के बाद उन 5 ही लोगों ने बताया था कि पुलिस ने हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया था और हर हाल में हम लोगों से कहा था कि तुम इस बात को कबूल कर लो कि तुम ही इस कांड में शामिल थे। फिलहाल दोस्तों, आम लोगों की तरफ से बहुत कोशिशें की गई थी, मगर उसके बावजूद भी जो रियल अपराधी थे उनको कभी भी नहीं पकड़ा जा सका। उसकी वजह यह थी कि ऐसा माना जाता है कि अशरफ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने उन दोस्तों को और अपने उन करीबी लोगों को हमेशा बचा कर रखा था। मगर हाँ, ये बात क्लियर थी कि इस मदरसा कांड ने अतीक अहमद के राजनीतिक करियर को और उसकी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यही वजह है कि इस कांड के बाद ही चाहे अतीक अहमद हो या उसका भाई अशरफ हो या फिर उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, जिसने भी जिस इलाके से भी और जब कभी भी और जिस तरह के भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की, वो इंसान कभी भी नहीं जीत सका, वरना उससे पहले ये लोग ज्यादातर जीत ही जाते थे। इवन इस कांड के बाद ज्यादातर इलेक्शंस में तो इन लोगों का ऐसा हाल हुआ कि लगता ही नहीं था कि इन लोगों का कभी कोई राजनीतिक करियर भी रहा है। दोस्तों, इस मदरसा कांड की वजह से इलाहाबाद का माहौल कितना ज्यादा खराब हो गया था और कितना अलग हो गया था, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2007 में इस कांड के बाद मजबूरी में आकर सपा पार्टी ने भी अब अतीक अहमद को अपनी पार्टी से निकाल दिया था और अतीक अहमद से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। मगर दोस्तों, सन 2007 में सिर्फ मदरसा कांड ही नहीं हुआ था, बल्कि जहां एक तरफ अतीक को सपा पार्टी से निकाला गया तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई। याद रहे कि अतीक अहमद की दुश्मनी बीएसपी से सिर्फ और सिर्फ राजू पाल तक ही नहीं थी, बल्कि मायावती तो अतीक अहमद को अपना पर्सनल दुश्मन समझती थी। उसकी वजह थी 1995 में होने वाला गेस्ट हाउस कांड, जिस मशहूर गेस्ट हाउस कांड के बारे में ये माना जाता है कि मायावती की बिल्कुल जान जाते जाते बची थी। और इस कांड में भी अतीक अहमद का नाम उन चंद लोगों के साथ लिया जाता है कि जो सबसे आगे थे। मायावती ने सीएम की गद्दी पर बैठते ही अतीक अहमद को सबक सिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला, उसके पूरे गैंग की लिस्ट बनाई गई, 120 लोगों का नाम शामिल किया गया और उसके ऊपर भी इनाम रखा गया। उसको फरार घोषित कर दिया गया, उसकी करोड़ों की संपत्ति को सीज कर दिया गया। इसके अलावा उसके बहुत सारी बिल्डिंग्स और घरों को गिराना शुरू कर दिया गया। उसके कुछ वक्त के बाद ही खबर आई कि पुलिस ने आखिरकार दिल्ली से अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और तब से लेकर लगातार हमेशा अतीक अहमद का ठिकाना कभी ये जेल थी तो कभी वो जेल थी, कभी कोर्ट कचहरी तो कभी चुनाव की रैली, कभी अंदर कभी बाहर। इसी तरह से अतीक अहमद का लगातार चलता रहा। सन 2012 में अतीक अहमद ने फिर से इलेक्शन जीतने की कोशिश की और वो एक बार फिर से पूजा पाल के मुकाबले में उतरा, मगर इस बार पूजा पाल ने अतीक अहमद को बुरी तरह से हराया। मगर फिर भी अतीक अहमद को खुशी इस बात की थी कि प्रदेश में सरकार सपा की बन चुकी थी। उसको लगता था कि एक बार फिर से उसके पुराने दिन वापस आ जाएंगे, मगर शायद ऐसा हो न सका। सबसे पहले तो सन 2014 में भी अतीक अहमद ने सपा के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें अतीक अहमद की हार हुई। इसके बाद सन 2017 में जब यूपी में इलेक्शन हुए तो कानपुर कैंट से सपा की तरफ से अतीक अहमद को टिकट दिया गया। 22 दिसंबर सन 2016 के दिन अतीक अहमद अपने लगभग 500 गाड़ियों के काफिले से सीधा कानपुर पहुंच गया।
हालात ऐसे थे कि जिधर से काफिला गुजर जाता पूरे इलाके में जाम लग जाता था। मगर दोस्तों अब सपा के हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और सपा की पूरी बागडोर मुलायम सिंह यादव की बजाय अखिलेश यादव के हाथ में आ चुकी थी। उन्होंने जब ये पूरे हालात देखे तो उन्होंने खुले तौर पर मंच से कह दिया था कि अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह ही नहीं है, और इस तरह से एक बार फिर से अतीक अहमद को सपा से बाहर कर दिया गया। और तब से न तो कभी अतीक अहमद की सपा में वापसी हुई और न ही अतीक अहमद कभी जेल से वापस आ सका, क्योंकि सन 2017 के बाद से लगातार अतीक अहमद जेल में ही बंद था। दोस्तों वैसे तो अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में रहकर ही गुजारा, मगर जेल के अंदर से भी अतीक अहमद ने ऐसे ऐसे काम किए कि जिसके बारे में शायद कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि जिस तरह से सन 2004 में राजू पाल के मर्डर केस ने अतीक अहमद के पूरे राजनीतिक करियर को पलट कर रख दिया था, बिल्कुल उसी तरह से ही उसी केस से जुड़े सन 2023 के एक मर्डर ने अतीक अहमद की पूरी जिंदगी को भी पलट कर रख दिया। ये मर्डर हुआ था दरअसल 24 फरवरी सन 2023 के दिन कि जब राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को गोली मारकर खुलेआम इलाहाबाद की सड़कों पर कत्ल कर दिया गया था। और इसी मर्डर के बाद ही पुलिस प्रशासन ने अतीक अहमद के ऊपर और भी ज्यादा सख्ती के साथ शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पहले तो इस मर्डर में शामिल सारे ही शूटर्स के साथ साथ अतीक अहमद के खुद के बेटे यानी कि असद का भी इनकाउंटर हुआ, और उसके बाद खुलेआम मीडिया के सामने 15 अप्रैल के दिन अतीक अहमद और अशरफ की भी हत्या हो गई। हालांकि दोस्तों अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, यानी कि पुलिस प्रशासन और मीडिया की मौजूदगी में, वो अभी भी सवालों के घेरे में है। और हर जिम्मेदार नागरिक यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सब कुछ मुमकिन हो कैसे सकता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सो गाइस, क्या राय आप लोग की इस वीडियो के बारे में। दोस्तों हमने आप लोग के लिए पूरी अतीक अहमद की बायोग्राफी, पूरी लाइव स्टोरी निकाल के लाए दोस्तों, ताकि इससे आप लोग को नॉलेज मिल जाए कि अतीक अहमद कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था और कैसे कैसे ये एक जुर्मवार गैंगस्टर की दुनिया में इन्वॉल्व हुए दोस्तों। और इन्वॉल्व होते होते आखिरकार एक ऐसा भी वक्त आया कि अब ये दुनिया में नहीं है और इनकी हत्या कर दी गई है दोस्तों। और हत्या भी बहुत अजीब तरीके से हुई है कि मतलब पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद मेडिकल जांच के लिए आ रहे थे और 3 अपराधी जो थे वो पीछे से आके गोली मार के और फिर नारेबाजी करके वो सिलेंडर कर देते। ठीक है, यहाँ तक के तो अच्छी है, लेकिन इसमें भी बहुत से राज है दोस्तों, अंदर के बारीकी बहुत से राज है जो अभी शो नहीं हो रहे। ये बाजी अभी कहाँ जा रही है इसका कोई पता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसकी एंडिंग क्या है कोई अभी कुछ बता नहीं सकता है दोस्तों, कि अभी ये किस मोड़ पे ये पहली जाने वाली है दोस्तों। इसे बहुत से लोग, कुछ लोग अलग अलग जगह इन्वॉल्व करते हैं, अलग अलग जगह इन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं। कि कुछ लोग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ये सब पुलिस की वजह से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके से हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये गैंग वार की दुनिया है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों हर कोई हर एक मकसद से चलता है, सबके अलग अलग मकसद होते हैं। हमें नहीं इसके बारे में इतना ट्यूटोरियल में जाना है, इतना डीप में जाना है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है आप लोग अपने ही मोहल्ले में इकाई बना के रखिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहिए, इंसानियत से रहिए और जानवरों को तकलीफ ना दीजिए दोस्तों। ये मैसेज मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये जो वीडियो मैंने नॉलेजेबल आप लोग के तक पहुंचाया है, इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो कि पूरी अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हिस्ट्री, लाइव हिस्ट्री मैंने निकाल के आपके सामने रखा है। आपको अगर इससे जरा भी नॉलेजेबल हासिल होती है दोस्तों, जरा भी नॉलेज हासिल होती है, तो आप कमेंट में हैशटैग सुभान डाल सकते हो, या हमें सपोर्ट करने के लिए कोई भी आप अपने तरफ से अच्छा अच्छा कमेंट कर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाती है। इस वीडियो का एक ही मतलब होता है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। और अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुभान चौधरी व्लॉग आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में कमेंट करिए दोस्तों। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।